जो है ना हम लोगों का हिस्ट्री का ना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो है ना वो हम लोगों का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस बार में ना आपको हिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। एक यूरोप वाला है, एक चाइना है, एक ग्लोबलाइजेशन करके यूरोप है आपका, एक इंडिया है, एक आपका ग्लोबलाइजेशन करके प्रिंट एंड कल्चर, ऐसे करके 5 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये पेंटिंग से देखते हैं, ठीक है। इस पेंटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो पहले पेंटिंग वाला से देख लेते हैं, फिर आपके मेन पॉइंट पे आते हैं। In 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. देखिए 1848 में ना एक फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच का आर्टिस्ट था जिसने ना 4 प्रिंटिंग विजुअलाइजिंग मतलब 4 प्रिंट तैयार किया था, जो कि उसके ड्रीम में, जैसा वो अपने नेशन को ड्रीम में देखना चाहता था, डेमोक्रेटिकली मतलब लोगों के हाथ में पावर हो, और रिपब्लिकली मतलब लोग अपने आप अपनी गवर्नमेंट अपनी सरकार खुद बना सके, ऐसे जैसा वो सपना देखता था उसको लेकर उसने क्या किया था, एक पेंटिंग तैयार किया था। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 में जो आपको प्रिंट दे रखा है, सीरीज शो डैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग homage to the status of liberty to the statue of liberty as they pass by it. देखिए अगर फिगर में आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि एक लंबा चेन है, ठीक है, जिसमें आदमी, औरत, बड़े बूढ़े हर कोई जो होता है ना वो लाइबर्टी की तलाश में मतलब फ्रीडम की तलाश में स्टैचू ऑफ लाइबर्टी को पास कर चुके हैं, ठीक है। As you would recall, artists of the time, French Revolutions personified liberty as a female figure. उस टाइम में जो ये जो liberty था ना उसको as a female figure के रूप में represent किया गया था। Here you can recognize the torch of enlightenment she wear in one hand and the character of and the charter of the right man in the right of man in the other. अगर आप ये स्टैचू ऑफ लाइबर्टी को अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टैचू ऑफ लाइबर्टी था उसके हाथ में एक तरफ टॉर्च था जो इस बात को दिखाता था कि ना ये जो है ना हम लोगों को दिशा निर्धारित कर रहा है, कि हम लोगों को दिशा दिखाया जा रहा है। और उसके दूसरे हाथ में ना एक पूरा चार्ट था। ये चार्ट हम लोगों को क्या बताता था, ये चार्ट हम लोगों को हमारे पर्सनल राइट के बारे में, उस टाइम के लोगों के हक के बारे में बता रहा था कि लोगों का क्या हक होना चाहिए, किस चीज़ पे कितना हक होना चाहिए, उनका क्या डिमांड्स होना चाहिए, क्या नहीं, इस चीज़ को दिखा रहा था ना हमारा। इसके हाथ में एक हाथ में टॉर्च था, दूसरे हाथ में इसके ना मैंस एंड वुमेन्स को लेकर जो भी राइट होता है वो दिखाया गया था। आगे देखिए फिर क्या बोल रहा है, ऑन द अर्थ इन द फॉरग्राउंड द इमेज ऑफ लाई शेटर रिमेन द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन इन सोरियो यूटोपियन vision. The people of the world are grouped at a distinct nation identified through their flag and and a national custom. देखिए पहले क्या होता था, जब मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना तो कोई भी कंट्री नहीं था, कोई भी स्टेट इस तरीका का डिवीज़न नहीं था। पहले क्या था ना कि जो राजा जिस जगह को कैप्चर किया वो जगह उसका हो गया। सपोज मानिए यहाँ के राजा अभी हम हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है ना मेरे हुकूमत पे चल रहे हैं, ठीक है, आप लोग मेरे प्रति वफादार है। लेकिन अगर मानिए हमको हटाकर कोई और राजा आया तो बाकी जितने भी जनता हो थी ना वो उनके प्रति वफादार हो जाती थी। तो मतलब राजा का हक होता था कि राजा जो है ना वो किस जगह को चुन रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद लीडिंग द प्रोसेसिंग वेव past the Statue of Liberty and the United States and Switzerland which by the time was already nation state. कुछ ऐसे उसमें दिखाया जा रहा था ना, उस फिगर में दिखाया गया कि बहुत सारे लोग जो थे अपने अपने देश का झंडा लेके कस्टम पहन कर जा रहे हैं। बहुत सारे देश जो है ना उस स्टेचू ऑफ लाइबर्टी को पास कर गए और बहुत सारे जो है ना अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं, मतलब धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ था ना कि स्टेचू ऑफ लाइबर्टी हर कंट्री को ना उनके ना इससे पहचाना जा रहा था, कलर से, फ्लैग से पहचाना जा रहा था। शी इज़ फॉलो बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, अमेरिका वगैरह को जर्मनी फॉलो कर रहा था जिसने ब्लैक कलर का ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लिया होता है। इंटरेस्टिंगली एट दिस टाइम, इस टाइम में सोरियो ने जब ये इमेज क्रिएट किया था तो जर्मन के पीपल जो थे ना तभी जो थे यूनाइटेड नेशन में नहीं बिलोंग करते थे। द flag carry is the expression of liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking participatory
प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशनल स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय ये जो झंडा दिखाया गया था ये इस बात को लेकर दावा करता था कि शायद फ्यूचर में जो होता है ना वो यूनिफाई हो सके। जर्मन की तरह बहुत जर्मन को फॉलो कौन कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलेसिस, फिर आपका लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये सब क्या कर रहे थे? ये सब जो थे ना आपके जर्मन को फॉलो कर रहे थे और इनके पास अपने नेशन का सिंबल वगैरह था। इस चैप्टर में बेसिकली आप सॉडियो का जो पूरा डील है ना उसके बारे में आप पढ़िएगा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म किस तरीके से इमर्ज हुआ, किस तरीके से पॉलिटिकल चेंज हुआ। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। और मेंटल हेल्थ किस तरीके से चेंज हुआ, रिजल्ट क्या आया इसका, इन सारे चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें और कुछ भी नहीं है। अब नीचे नेक्स्ट चैप्टर में आइए, द फ्रेंच, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट में आइए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है और नेशन को लेकर आइडिया क्या है हमारा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। पूरे वर्ल्ड में ना सबसे पहले जो आपका नेशनलिज्म का जो भावना है ना वो फ्रेंच के चलते ही आया। फ्रेंच में जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके कारण ही आया। France, as you would remember, was full-fledged terrestrial state in 1789 under the rule of absolute monarchy। 1789 से पहले फ्रांस जो था ना वो पूरी तरीके से एक मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था। मतलब पूरी तरीके से वो एक राजा के कब्जे में था। The political and constitution change that in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizen। ये जो revolution हुआ था ना इसके कारण से क्या हुआ, जो sovereignty, इसके कारण जो monarchical form of government है उसको change किया गया, जो sovereignty है उसको change किया गया, हटाया गया। The evolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitution द नेशन एंड शेप ऑफ इट्स डेस्टिनी। जो रेवोल्यूशनरी थे, मतलब जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट उनके हिसाब से ना कि जो कंट्री है ना उसकी डेस्टिनी कौन चेंज करेगा, उसका भाग्य, उसका शेप, उसका सब चीज़ कौन डिसाइड करेगा? तो आम जनता, वहाँ की जो जनता है वो डिसाइड करेगी, ना कि जो मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, जो बड़े बड़े पद पे जो मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग उसका शेप चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ की आम जनता उसके भाग्य के बारे में डिस्कस करेगी। फ्रॉम वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिसेस कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। स्टार्टिंग से जो फ्रेंच के जो लोग थे ना उन्होंने बहुत अलग अलग, जो फ्रेंच के रिवोल्यूशनरी थे ना, जो क्रांतिकारी लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोड्यूस किया। ये चीज़ें क्या करती थी, फ्रेंच के लोगों को एक साथ दिखाती थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो थी ना वो सारे लोगों को एक साथ, मतलब एक देश का दिखाया करती थी। बोल रहा है द आइडिया ऑफ जापत्री एंड द लेट सिटियन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉय इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये जो लाभपत्री है ना इसके हिसाब से क्या कहा जाता है कि जो फादरलैंड है, जैसे कि जो जिसका जैसे मानिए आपका ज़मीन है तो उस पर आपका बच्चा का हक होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोगों का देश का ज़मीन है तो उस पर किसका हक होगा, तो उस पर वहाँ के रहने वाले नागरिकों का सबका इक्वल राइट होगा, ठीक है। पहले ये सब चीज़ नहीं था, पहले सारा चीज़ पे राजा का हक होता था। न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। नया फ्लैग चूज़ किया गया, जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का, जो पहले जो राजा का फ्लैग था उसको हटाकर 3 कलर का एक फ्लैग को चुना गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई अ बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। जो आपका जो था ना उसके बाद जो स्टेट जनरल को चुना गया, ठीक है, एक्टिव सिटीजन के द्वारा, और उसका नाम एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रखा गया। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, नए नए गाने बनाए जाने लगे, कस्में खाई जाने लगी, वादे किए जाने लगे, सब चीज़ जो था वो नेशन के नाम था। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ना वो क्या का एक सेंट्रलाइज, मतलब नए नए कानून बनाए जाने लगे, नए नए ऑर्डर्स को पास किए जाने वाले लगे, जिसके
हिसाब से कि कंट्री का हर इंसान जो है, चाहे वो बड़ा है छोटा है, किसी भी रीजन से बिलोंग करता है, सब कोई इक्वल है, किसी कोई भी जो होता है ना अलग नहीं है। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर आर एडॉप्टेड। पहले क्या होता था, जैसे आप बिजनेस करने के लिए सामान यहाँ से लेके दूसरे जगह जाइए तो हर कोई अपना अपना टैक्स लगाता था, तो इस चीज़ को पूरी तरीके से हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम देखिए, जो रीजनल डायलेट्स वेयर डिस्करेज एंड फ्रेंच इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो रीजनल डायलेट्स वगैरह थे उसको डिस्करेज किया गया, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखा गया जिसमें सभी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर इट वाज अ मिशन टू डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लाइबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिपोजिटिम, इन अदर वर्ड टू हेल्प द अदर पीपल टू यूरोप टू बिकम अ नेशन। जो क्रांतिकारी थे ना, उनका कहना था कि ये उनका मिशन है कि ये जो फ्रेंच का जो डेस्टिनी है ना, जो फ्रेंच का जो डेस्टिनी है कि वो ना इसमें गुलामी झेल रहा है, उस चीज़ से मुल्क मुक्त करना है और बाकी यूरोप के बाकी लोगों को भी मदद करना है ताकि वो नेशन का निर्माण कर सके। When the news of the event in France reached to the different cities of Europe, student and other member of educated middle class being sitting in a Jacobin club। अब देखिए जैकोबिन क्लब क्या होता है। जैकोबिन क्लब जो होता है एक पॉलिटिकल क्लब होता है जिसमें ना किसी भी चीज़ के पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए राय विचार किया जाता है। तो जब ये इवेंट के बारे में, फ्रांस के इवेंट के बारे में अलग अलग जगह पे फैला तो बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, ऊपर से जो जॉब वगैरह कर, वो सब जैकोबिन क्लब का सेटिंग किए जैकोबिन क्लब का। देयर एक्टिविटी और उनके कैंपेजिन जो थे वो फ्रेंच की आर्मीज को मूव करवा रही थी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड वगैरह में इन 1719 ताकि वहाँ के भी लोगों को आज़ाद किया जा सके। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार फ्रेंच आर्मी बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अब्रॉड। अब जब पूरी तरीके से फ्रांस पूरी तरीके से आज़ाद हो गया तो जो फ्रेंच की आर्मी थी ना वो अलग अलग जगह जाकर फ्रेंच की आइडियाज़ को पहुंचा रही थी, उसके जो आइडियाज़ थे, उसके जो व्यू थे उसको पहुंचा रही थी। Within the wide swath, the territory that came under his control, Napoleon set to introducing many of the reform that he had already introduced in France। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके टेरिटरीज वगैरह जो थे ना उसमें वो ऐसे ऐसे नेपोलियन जो था ना, जो कि रेवोल्यूशनरी था, उसने क्या किया ना, बहुत सारे सुधार लाने स्टार्ट किए जो पहले वो फ्रांस में ला चुका था। थ्रू अ रिटर्न अ मोनार्ची, नेपोलियन नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principle in order to make the whole सिस्टम फ्रॉम अ रेशनल एंड इफिशिएंट। देखिए वही चीज़ अभी जो हम आप लोगों को बताए वही चीज़ बोला जा रहा है कि नेपोलियन जो था ना एक तरफ दावा कर रहा था कि हम जो होता है ना पूरे फ्रांस को और पूरे यूरोप को जो होता है ना वो ना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे जो था ना वो नेपोलियन खुद उसी चीज़ में घुसे जा रहा था, मोनार्ची फॉर्म में खुद घुसे जा रहा था, सारा फैसला जो रहा था ना वो अकेले ले रहा था, जिसके कारण उसके बाद नेपोलियन ने ना सिविल कोड का निर्माण किया 1804 में, यूजुअली नॉन है जिसको नेपोलियन कोड बोला जाता है, जिसमें जो प्रिविलेज जो खास लोग थे जिनको जन्म के समय से जो हक मिला हुआ था, प्रिविलेज मिला था, स्पेशल राइट दिया गया था, उन सब चीज़ को हटा दिया गया। स्पेशली इक्वलिटी वाला लॉ बनाया गया एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी पे लोगों का हक बनाया गया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये लॉ जो था ना, ये जो जितना भी चीज़ था ना, ये सिर्फ फ्रेंच में नहीं रखा गया जब, बल्कि जो ऐसे ऐसे जगह पे भी भेजा जो फ्रेंच के अधीन जो उस समय कंट्री थे ना, कम्युनिकेशन सिस्टम जो खराबी चल रहा था उसको ठीक किया गया, उसमें जो प्रॉब्लम चल रहा था उसको ठीक किया गया। ठीक है। पीजेंट आर्टिस्ट वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। जो पीजेंट बिजनेसमैन आर्टिस्ट वगैरह थे वो जो नया आज़ादी मिला हुआ था इसको इंजॉय कर रहे थे। पहले जो था ना मोनार्शियल सिस्टम में उनको इतना आज़ादी प्रोवाइड नहीं किया गया था, अब जो नया आज़ादी मिला था उसको इंजॉय करते। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे ना वो इस चीज़ से थोड़े डरे हुए थे कि कहीं जो होता है ना उनके ऊपर कोई खतरा ना ये हो। ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट, ये सब चीज़ से उनको थोड़ा डरा
डरे हुए थे. However, in the area conquered, the reactions of the local population of French rule were mixed. अगर हम लोग लोकल एरिया की बात करें तो लोगों का जो मतलब जो गांव वगैरह के एरिया की बात करें या फिर आसपास के एरिया की बात करें तो उनका जो रिएक्शन था वो मिक्सअप फॉर्म में था. In Italy, many places, initially in many places such as Holland, Switzerland, यहाँ पे इसके बहुत सारे सिटीज़ जैसे ब्रूजल, मैनिस, मिलान, वॉर्सो, यहाँ पे फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया, ठीक है. बट इनिशियली enthusiasm soon turned hostility. It became clear new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. ये जो था ना, ये कुछ ही दिनों का मेहमान था. लोगों को ये बात धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि ये जो नया उन लोगों को पूरा फ्रीडम मिला है ये कोई मोनार्चियल सिस्टम से कम नहीं है. ये भी आपका मोनार्चियल सिस्टम, उसमें राजा शासन करता था, इसमें नेपोलियन शासन कर रहा है, ठीक है. तो यही चीज़ उन लोगों को लग रहा था. इंक्रीज टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप बढ़ा दिया गया, फोर्स किया गया कि वो फ्रेंच के आर्मी को ज्वाइन करे यूरोप को आज़ाद करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो थी ना अपने फ़ायदे के लिए किए जा रही थी. तो इसमें लोगों को ये बात समझ में आ चुका था कि जो नेपोलियन है ना वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम किए जा रहा है. उसने पहले फ्रांस को आज़ाद ज़रूर करवाया था लेकिन उसने किसके लिए आज़ाद किया था, तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आज़ाद किया था.